बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा सेकंड डे का प्लान स्टार्ट होता है। मैंने आपको 10 डेज का प्लान शेयर किया था HSSC पार्ट 1 11th क्लास FSC की केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। कल मैंने आपको MCQs के ऊपर डिटेल लेक्चर शेयर किया था, इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ एक्सरसाइजेज, और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा सेकंड डे का प्लान है। आपने ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। इंशाल्लाह इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंफर्म होंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है बोर्ड में 10 नंबर का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, और इस 10 नंबर के पेपर को क्लियर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। जस्ट आपने अपने टाइम में से आधा घंटा या 1 घंटा कंज्यूम करना है, और इतना सा टाइम इन्वेस्ट करने पर आपको अगर पूरे 10 नंबर मिल जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं। विदाउट वेस्टिंग द मोमेंट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2A। What is first ionization energy? Give an example. याद रखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी को सबसे पहले डिफाइन करें। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू प्रोड्यूस गैसियस पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सबसे पहले आपने डिफाइन कर लिया इन्वर्टेड कोमास में, फिर आप आगे बताएंगे कि जब आप किसी न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। नीचे एग्जांपल भी दें, सोडियम का गैसियस एटम है, दूसरी तरफ जाकर सोडियम का गैसियस पॉजिटिव आयन बन रहा है, उसके ऊपर +1 चार्ज है और 1 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया। साथ ही आपने लिख दिया डेल्टा H0 I फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी, और डेट इज इक्वल टू +436, और इसका यूनिट मेंशन करें किलो जूल पर मोल। 2B क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सल्फर हैज लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस। सबसे पहले आप फास्फोरस और सल्फर दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और सल्फर का 16। फास्फोरस के एटॉमिक नंबर को 15 को कॉन्फ़िगर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3px 3py 3pz, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी इसका 3p सबशेल हाफ फील्ड है। और याद रखें, जो हाफ फील्ड होता है वो स्टेबल होता है। उसके बाद सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, गौर करें, सल्फर के p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py में 1 इलेक्ट्रॉन और 3pz में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, ये हाफ फील्ड नहीं है बल्कि पार्शियली फील्ड सबशेल है। और याद रखें, पार्शियली फील्ड सबशेल इतना स्टेबल नहीं होता, ये तब स्टेबल होगा जब इसके पेयर्ड ऑर्बिटल में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। सो सल्फर में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मतलब सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी लो है और फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 एंड 17 आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स। 13 में हमारे पास है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, और 17 में हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आप इसको फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन में ले जाएं और साथ एल्यूमिनियम की, दोनों में आप देखेंगे कि जो बाहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स एट p ऑर्बिटल, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर हो रहे हैं। ये चीज साबित करती है कि इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स का ताल्लुक p ब्लॉक से है। नेक्स्ट 2D, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले डिफाइन करें, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके 3 फैक्टर्स आपने मेंशन करने हैं, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट। जितना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2F, व्हाई सम ऑफ द एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
असूल याद रखें, सिर्फ वो एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं विच हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंस शेल। ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और लोअर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक उनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, लिहाजा वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के अपर पोजीशन पर, चूंकि उनमें एम्प्टी डी या एफ ऑर्बिटल नहीं होते, लिहाजा आमतौर पर वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। यहां मैंने पी यानी फास्फोरस की एग्जांपल आपके साथ शेयर की है, जिसमें देखें 3p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और 3d आपको एम्प्टी नजर आ रहा है। Why oxides of sodium and magnesium are ionic than the oxides of nitrogen and phosphorus? असूल ये है कि सोडियम और मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से पीरियोडिक टेबल में फासला ज्यादा है, और पीरियोडिक टेबल में जब दो एलिमेंट्स के दरमियान फासला ज्यादा होता है तो दोनों एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज्यादा होता है। जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस का ऑक्सीजन से डिफरेंस कम है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कम है। अब असूल ये है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आयोनिक करैक्टर ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा उतना आयोनिक करैक्टर भी कम होगा, कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। चूंकि सोडियम और मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, लिहाजा उनका आयोनिक करैक्टर भी ज्यादा है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस का ऑक्सीजन से डिफरेंस कम है, लिहाजा उनका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा और आयोनिक करैक्टर कम होगा। गिव रीजन फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम टुवर्ड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। सबसे पहले देखें, पीरियोडिक टेबल में सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, और असूल ये है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज कर जाती है। सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम है, लिहाजा सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम होगी। सोडियम को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ, वो रैपिडली रिएक्ट कर जाएंगे, जबकि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो होगा। दोनों में ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड और क्लोरीन के साथ क्लोराइड बनेंगे। Why ionization energy of lithium is much lower than that of helium despite the nuclear charge of lithium is +3 and that of helium is +4? जरा आप पीरियोडिक टेबल नीचे मैंने बना के दिखाया है आपको रेड कलर में, उस पर नजर करें। हीलियम और हाइड्रोजन का ताल्लुक पीरियड नंबर 1 से है, मतलब उनमें सिर्फ एक ही शेल है, जबकि लिथियम का ताल्लुक सेकंड पीरियड से है और इसके अंदर 2 शेल्स हैं। इसका मतलब हीलियम का साइज छोटा है और लिथियम का साइज बड़ा है। हीलियम पहले पीरियड में है, दुनिया का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, जबकि लिथियम दूसरे पीरियड में है, इसके एटम का साइज बड़ा है। पहला इफेक्ट तो ये हो गया कि हीलियम छोटे साइज का है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि उसके न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा है। लिथियम बड़े साइज का है, मतलब वो न्यूक्लियस से दूर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस का होल्ड कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लें, मैंने नीचे लिखी है। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, जबकि लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। इसका मतलब हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है और लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसे निकालने की जरूरत है ताकि पीछे उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। यानी हीलियम स्टेबल है और लिथियम अनस्टेबल है। स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है क्योंकि साइज सबसे छोटा और ड्यूप्लेट भी कंप्लीट है, यानी स्टेबल है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन दैट ऑफ बोरान। यहां भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी हेल्प करेगी पिछले क्वेश्चन की तरह कि बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ड्यूप्लेट कंप्लीट है, जबकि बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 2p1 वाला तो पीछे ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। लिहाजा बोरान चाहता है
इसकी नीड है कि कोई आए और इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे ताकि पीछे उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। इसलिए बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम के मुकाबले में कम है। विच इज कॉमन इन Na पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम पॉजिटिव 2, एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3, आयरन माइनस, फ्लोरीन -1। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइजेस। तमाम एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया नेगेटिव चार्ज की शक्ल में, तो 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैंने रेड कलर में लिखा है सारा, 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन थे, और +1 चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 11 में से एक निकल गया, पीछे 10 बच गए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकल गए, पीछे 10 बच गए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 निकल गए, पीछे 10 बच गए। तो आप देखिए सब के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हैं, मतलब सब के अंदर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है, 1s2, 2s2, 2p6। अब अरेंज करते हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा साइज नेगेटिव आयन का होता है, और पॉजिटिव आयन जितना कम होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना साइज बड़ा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज उतना छोटा होता जाएगा। तो फ्लोरीन पर -1 चार्ज है, उसका साइज बड़ा है। सोडियम +1 साइज छोटा हो गया, मैग्नीशियम +2 साइज और छोटा हो गया, एल्यूमिनियम +3 साइज सबसे छोटा हो गया। ये अरेंजमेंट है उनके साइज की। कंसीडर द क्लोराइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। क्लासीफाई ईच ऑफ दीज क्लोराइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड पानी में हाइड्रोलिसिस करने के बाद स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट करते हैं, लिहाजा दोनों की नेचर न्यूट्रल है। PCl5 पानी में हाइड्रोलाइज होने के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड HCl पैदा करता है और वीक बेस पैदा करता है, इसलिए इसकी नेचर बेसिक होगी। Why are the elements in group 1 and 2 known as S block elements? सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। 1A के एलिमेंट्स का ताल्लुक लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम और सीजियम। 2 के एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम। अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनके तमाम एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल पर कंप्लीट हो रही होगी, जो ये साबित करता है कि दे बिलोंग टू S ब्लॉक। नेम द एलिमेंट्स इन द चाल्कोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 6 या ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को चाल्कोजेंस कहा जाता है, जिनमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलिनियम और पोलोनियम आते हैं। ये नॉन मेटल्स हैं और इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज -141 एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज +844। याद रखें, जब पहला इलेक्ट्रॉन किसी एटम में आता है तो पहले इलेक्ट्रॉन को एटम का न्यूक्लियस वेलकम करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, लिहाजा -1 चार्ज वाला ऑक्सीजन जब बना तो एनर्जी रिलीज हुई और 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होकर आंसर आ रहा। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसी आयन में एंटर होता है, नेगेटिव आयन में, तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन और आने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपल्शन के नतीजे में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और आंसर प्लस में आ गया 780। विच ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैज हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? ग्रुप नंबर 5 या ग्रुप नंबर 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। सबसे छोटा एटम नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन से बड़ा एटम है फास्फोरस का। चूंकि सबसे छोटा एटम नाइट्रोजन का, लिहाजा वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा फॉर द अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, लिहाजा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा हो। इलस्ट्रेट हाउ डज मेटेलिक कैरेक्टर वेरी इन ग्रुप 14। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स याद होने चाहिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों के दोनों मेटलाइड्स हैं, जबकि टिन और लेड ये मेटल्स कहलाते हैं। ये हमारे बुक के मुताबिक आंसर है। वैसे कार्बन और सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल्स कंसीडर किए जाते हैं पुरानी बुक के मुताबिक, लेकिन नई बुक में यही आंसर है, लिहाजा हम इसी को फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम के ऑक्साइड्स हों या हाइड्रोक्साइड हों, चूंकि मेटल्स हैं दोनों के दोनों, और मेटल्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड अल्कली, लिहाजा दे आर अल्कालाइन इन नेचर। What
could you predict about the reactivity of calcium in element in group 2 when reacted with water and ऑक्सीजन? पहली बात यह है कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, इसके अंदर 3 शेल मौजूद हैं, साइज बहुत बड़ा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बहुत ज्यादा है। यही वजह है जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा होता है वो मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके आसानी से कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगी और वाटर के साथ मिलके रैपिडली कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी विद हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखिए, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl टू गिव जिंक क्लोराइड and with NaOH to give zinc, sodium zincate, give equation and type of this oxide. जिंक ऑक्साइड की नेचर एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक का मतलब जब वो एसिड के साथ मिलता है तो बेस के तौर पर बिहेव करता है, बेस के साथ मिलता है तो एसिड के तौर पर बिहेव करता है। मैंने दोनों की इक्वेशंस लिख दी हैं। जिंक क्लोराइड बनेगा HCl के साथ और NaOH के साथ जिंक सोडियम जिंकेट बनेगा। दोनों की इक्वेशन आपने लिखनी है, साथ वाटर जनरेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वाई AlCl3 इज एसिडिक हेलाइड? क्योंकि AlCl3 को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, नीचे मैंने इक्वेशन लिखी है AlCl3 प्लस वाटर, तो इनके रिएक्शन के नतीजे में स्ट्रॉन्ग एसिड HCl पैदा होता है और वीक बेस एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड पैदा होती है। चूंकि एसिड स्ट्रॉन्ग पैदा हो रहा है वो ज्यादा H पॉजिटिव पैदा करेगा एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आइन। चूंकि H पॉजिटिव आइन ज्यादा हैं OH नेगेटिव आइन से, लिहाजा AlCl3 की नेचर एसिडिक होगी। जबकि NaCl को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl पैदा करता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH पैदा करता है। दोनों के दोनों आयोनाइज होकर इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइन पैदा करते हैं। इसका मतलब NaCl की नेचर न्यूट्रल होगी। वुड SO2 and P2O5 react with HCl or with NaOH? पहली बात, SO2 का ऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक इन नेचर है, ये बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है और बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। P2O5 ये एसिडिक नेचर का ऑक्साइड है, लेकिन HCl के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करता है, जबकि H2SO4 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिएक्ट करता है। दोनों की इक्वेशंस आपने लाजमी लिखनी। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 एंड SO3। दोनों को पहले SO2 डेट इज इक्वल टू 0, सल्फर प्लस 2 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, आंसर 0 आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, -4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो +4 आ जाएगा। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गई। इसी तरह SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं, डेट इज +6। चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2A। देयर आर 3 ओरिएंटेशंस ऑफ p ऑर्बिटल्स ड्यू टू 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहली बात याद रखें, p ऑर्बिटल के लिए ज़ीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 1 होती है और अगर L की वैल्यू 1 है मतलब p सब शेल है। जब भी L की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू होगी +-L, यानी L का प्लस भी कर लें और माइनस भी कर लें तो 3 वैल्यूज आएंगी +1, 0 और -1, मतलब 3 ओरिएंटेशंस आएंगी px, py और pz। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज मच बिगर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जस्टिफाई। उसकी रीजन ये है कि जब आप मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, नीचे मैंने लिखी है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। सबसे पहले आप वैलेंस शेल को देखें, वो है 3s2। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। पहले आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वैलेंस शेल से, 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब होगी। फिर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे 3s से तो 1451 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब मसला ये बन रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे पीछे बच जाएगा 2s2, 2p6, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पिछले शेल में मौजूद हैं, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है। चूंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो नोबेल गैस के बराबर कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, लिहाजा थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना इंतहाई मुश्किल होगा।
चूंकि अब मैग्नीशियम +2 स्टेबल हो चुका है, नियान के बराबर उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, और नियान एक नोबल गैस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई मुश्किल है चूंकि वो स्टेबल है। इसीलिए नीचे थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे 7300 के करीब एनर्जी दरकार है एज कंपेयर टू 1451 जो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार थी। अमंग द एलिमेंट्स लिथियम, पोटासियम, कैल्शियम, सल्फर एंड क्रोमियम, विच वन हैज द लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। असूल याद रखें, क्रोमियम का ताल्लुक नोबेल गैस से है, लिथियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, और हमेशा ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। और यहाँ दो एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स के, एक लिथियम और एक पोटासियम। लिथियम ऊपर है पीरियोडिक टेबल में और पोटासियम नीचे है। नीचे वाले एलिमेंट के एटम का साइज बड़ा होता है, लिहाजा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, जबकि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी स्टेबल एलिमेंट नोबेल गैसेस की होती है। और यहां नोबेल गैस के तौर पर क्रिप्टॉन मौजूद है, लिहाजा क्रिप्टॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटासियम, एटॉमिक नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। Why 4s subshell is filled first, then 3d subshell in potassium। यहां हम असूल अपनाएंगे n+l रूल। जब हमने 4s की n+l वैल्यू नीचे निकाली, नीचे देखें मैंने बनाई है, n+l में 4s के अंदर n की वैल्यू 4 है और s के लिए l की वैल्यू 0 है। 4 + 0 = 4। जबकि 3d के केस में n की वैल्यू 3d है और d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो 3 + 2 = 5। इसका मतलब 4s के लिए n+l की वैल्यू 4 है और 3d के लिए n+l की वैल्यू 5 आ रही है। तो अफवा प्रिंसिपल ये कहता है कि जिसका एनर्जी लेवल लो है उसको पहले इलेक्ट्रॉन फिल करके दिए जाएंगे, जिसकी एनर्जी हाई है उसको बाद में इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। चूंकि 4s की n+l वैल्यू कम है, लिहाजा उसकी एनर्जी कम है, और 3d की n+l वैल्यू ज्यादा है, लिहाजा उसकी एनर्जी ज्यादा है। यही वजह है कि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और 3d में हमेशा बाद में फिलिंग की जाती है। An element has atomic number 17 and mass number 35. Number of electron, proton and neutron. आप सबसे पहले लिख लें, आपके पास एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 हो गए। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 हो गए। अब न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला है, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। मैस नंबर 35 है, एटॉमिक नंबर 17 है, 35 में से 17 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का है, फर्क सिर्फ ये है कि यहां पर x के ऊपर -1 चार्ज आ गया। -1 चार्ज का सिर्फ एक मतलब है कि बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ चुका है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 में वो इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा जो बाहर से आया है। लिहाजा टोटल इलेक्ट्रॉन पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में अब 17 की बजाय 18 हो जाएंगे, 18। प्रोटॉन उतने ही रहेंगे जितना एटॉमिक नंबर है। और न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला भी मैंने बताया, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, यानी 35 - 17, 18 न्यूट्रॉन आए। ड्रा द ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए फास्फोरस एटम। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। इस तरह बॉक्सेस बना लें, 1s2 2s2 2p6। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pc। उसके मैंने 3 ऑर्बिटल यानी 3 बॉक्स बना दिए। 3s का एक ही बॉक्स है और 3p के अंदर 3 बॉक्स मैंने जनरेट किए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। अभी मैंने बताया न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। पहले 39 में से 19 को माइनस करें, फिर 35 में से 17 को माइनस करें, फिर 40 में से 18 को माइनस करें, आंसर आपके सामने होगा। राइट इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है और न्यूट्रल एटम से निकालना है। एटम भी गैसियस होना चाहिए और केटाइन भी गैसियस। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटासियम। इसका मतलब है पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं,
तो आपने पोटासियम जो रिएक्टेंट वाली साइड पर लेना है, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल चुके हैं, उस पर +2 चार्ज आएगा, और दूसरी तरफ जाकर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उस पर फिर आप +3 चार्ज लगा देंगे। दोनों आयंस की फिजिकल स्टेट गैसियस होनी चाहिए। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो पहला इलेक्ट्रॉन चूंकि निकल चुका है तो लिथियम पर +1 चार्ज लगाएंगे, दूसरी तरफ जाकर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो +2 हो जाएगा। दोनों की फिजिकल स्टेट गैसियस है। फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर, इसका मतलब सल्फर में से पहले 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, लिहाजा रिएक्टेंट वाली साइड पर सल्फर पर +4 चार्ज आएगा। 5वां इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद प्रोडक्ट वाली साइड पर +5 चार्ज। दोनों की फिजिकल स्टेट गैसियस रखनी लाजमी। फॉर द एलिमेंट्स एल्यूमिनियम, ड्रा ए स्केच ग्राफ बिटवीन log 10 ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी अगेंस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। जरा गौर करें, एक्स एक्सिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी और वाई एक्सिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आप इनके शेल्स अलग अलग कर लें। 1s पहला शेल है, 2s और 2p6 दूसरा शेल है, 3s2 और 3p1 तीसरा शेल है। अब चूंकि सबसे बाहर वाला शेल तीसरा है और तीसरे शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकालने। पहला इलेक्ट्रॉन 3p में से निकलेगा, दूसरा 3s में से, तीसरा भी 3s में से। चूंकि ये सबसे बाहर वाला शेल है, लिहाजा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा आसान होगा, इसलिए इन तीनों को निकालने की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ये सबसे बाहर वाला शेल है जिसे m शेल कहते हैं। पहले वाला शेल 1s2 है, वो k शेल है, दूसरे वाला शेल 2s2 2p6 है, वो l शेल है, और तीसरे वाला शेल 3s2 3p1 है, जो कि थर्ड शेल है यानी m शेल। तो ग्राफ में देखें, मैंने m शेल में 3 दायरे लगाए। पहला दायरा 3p1 का, दूसरा दायरा 3s का, तीसरा दायरा भी 3s का। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। उसके बाद फिर एक जंप लग गया, ऐसे जंप आपको नजर आ रहा है। जंप क्यों लगा है? क्योंकि आप अगले शेल में आप दाखिल हो गए हैं, तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्योंकि जो अगला शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस के बराबर है, लिहाजा अगले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो पहले की निस्बत एक जंप लग गया। जंप लगने के बाद अब तरतीब से 8 इलेक्ट्रॉन आपने निकालने हैं। पहले 2p6 में से 6 इलेक्ट्रॉन तरतीब से, फिर 2s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन तरतीब से। तो मैंने 8 दायरे लगाए। जब ये शेल भी खत्म हो जाएगा तो फिर नीचे आ जाएगा के शेल, और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो हीलियम के बराबर है। तो एक बड़ा जंप लगेगा, बड़ा जंप लगाना पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, यानी बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा सेकंड शेल और थर्ड शेल के दरमियान। वहां मैंने 2 दायरे लगाए हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को शो कर रहे हैं। इस तरह 3 स्टेप्स में आपने तीनों शेल्स के इलेक्ट्रॉन को सक्सेसिवली रिमूव करके दिखा दिया। What information about an electron in an atom can be obtained from? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से जाहिर करते हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। जीमुथल क्वांटम नंबर को l से जाहिर करते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल को शो करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से जाहिर करते हैं, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन को शो करता है। जबकि स्पिन क्वांटम नंबर को s से जाहिर करते हैं, यह स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। For an electron, if n is equal to 2, l is equal to 1, how many orientation in space are possible? भाई l is equal to 1 का मतलब है p सब शेल, और p सब शेल में अगर l की वैल्यू 1 है तो याद रखें m की वैल्यू निकालने का फार्मूला है, मैंने ऊपर लिखा भी है, m is equal to प्लस माइनस l। चूंकि l की वैल्यू 1 है तो 1 का प्लस माइनस 1 बनाएं तो 3 वैल्यूज आएंगी, +1 0 -1। इसका मतलब 3 ओरिएंटेशन स्पेस में होंगी, px py और pz। दूसरा हिस्सा देखें, इफ n इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड शेल है, एंड l इज इक्वल टू 2, भाई l इज इक्वल टू 2 का मतलब है d सब शेल। तो तय हो गया, सवाल भी यही है, विच शेल, शेल नंबर 3 का मतलब m शेल, और सब शेल l इज इक्वल टू 2 की वजह से d सब शेल होगा। तीसरा हिस्सा देखें, इफ l इज इक्वल टू 2, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर l की वैल्यू 2 आ रही है तो वो d सब शेल,
और m की वैल्यू निकालने का तरीका है प्लस माइनस l। तो आप 2 का प्लस माइनस बनाएं तो वो होगा +2 +1 0 -1 -2, 5 वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो ये 5 वैल्यूज मैंने यहां पर शेयर की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। डेफिनेशन पूछी है दर हकीकत ऑर्बिटल की, दैट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum यानी 95%, that is called orbital। उसके बाद एटॉमिक नंबर 15 दिया हुआ है हमें, उसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आपको तरीका मैंने सिखाया था अपने लेक्चर में, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल। दोबारा सुन लें, n+l रूल के मुताबिक हमने अरेंजमेंट की है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब आपने इस तरह से तरतीब लगा ली और s का आगाज आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से किया, फिर s के साथ 2, फिर s के साथ 3, फिर s के साथ 4, फिर s के साथ 5 तरतीब से। p का आगाज 2 से करना है, 2p 3p 4p 5p, और d का आगाज 3 से करना है, चूंकि d होता ही थर्ड शेल में है, 3d 4d। s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, d में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन और f में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 51 का मतलब है एंटीमनी की बात हो रही है, जिसके लास्ट सब शेल में 5s2 और 5p3 आ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन में दोबारा इसी के बारे में पूछा है कि इसके वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 5s2 5p3, तो 5s2 है मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, और 5p3 में हमने 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में अलग अलग रखे हैं, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। हंट्स रूल के मुताबिक जब आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं तो आप तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे विद सेम स्पिन। और इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का डे 2 का प्लान कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह विद द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में कंफर्म यहां से आएंगे, मतलब 10 नंबर का पेपर आपका हल हो सकता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ 40-45 मिनट या 1 घंटा इसके ऊपर सर्व करें। पूरा साल मेहनत नहीं की, कोई परेशानी नहीं, ये 40 और 50 मिनट लगा के आप 10 नंबर का पेपर अपना क्लियर कर लें, कंफर्म कर लें, ताकि हर आने वाले दिन में अगर 8 और 10 नंबर का पेपर 10 दिन के प्लान में आपका कवर होता जाए तो 10 दिन के बाद आपका 85 नंबर का पेपर 100% कंफर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला के हुक्म से सब कुछ होगा, अल्लाह की तौफीक से होगा। अच्छी मेहनत करें, फोकस रहें। सी यू नेक्स्ट अगेन विद नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 8 प्लस चैप्टर नंबर 13 इन ओवर 3rd डे प्लान। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।